नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, वनपाल वन रक्षक पटवारी के लिए सामान्य ज्ञान, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान अपन पढ़ने वाले हैं। और इसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे पता है आपको? देखिए, वैदिक काल पढ़ेंगे। और वैदिक काल से दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बन ही जाता है। तो वैदिक काल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। स्पेशल मॉडल पेपर दोस्तों ये होगा, सुपर फास्ट टेस्ट होगा। आपको जवाब देने हैं, जिनका जवाब आपको आ रहा होता है उसका जवाब दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और बता दूं यहाँ पे दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। मतलब अब जैसे क्लास दे रहा हूँ तो इस टाइम ठीक है। और वैसे कल तो मैंने आपको रात से लेकर रात भर बुखार ही था, बट अब ज़रूर नॉर्मल हुई है। तो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ कि डिस्टेंस ना आना चाहिए अपनी क्लास के मध्य। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ रही है ज़रूर कि मैं आपके लिए ये टाइप नहीं कर पाया, न करा सका, है ना। तो ये चीज़ एक बार इग्नोर ज़रूर कर लेना। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं मतलब फ़ोटो वोटो लेके आ जाता हूँ या फिर ऐसे वैसे, है ना। लेकिन आज क्या है कि मेरे पास ना तो इतना टाइम था, ना मतलब कि आप समझ सकते हैं कि टाइम होते हुए भी नहीं कर सकता टाइप। ओके, तो ये जो है दोस्तों आज क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके। उम्मीद है आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे और बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ था? बताओ राइट आंसर। ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है ना, ऋग्वेद में गंगा नदी का जो जिक्र हुआ ना, कितनी बार हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताना, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ? मात्र एक बार हुआ दोस्तों। तो मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अच्छा, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ऐसे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद में सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के मध्य के पवित्र प्रदेश को क्या कहा जाता था? देखिए, दृष्टद्वती और सरस्वती दोनों नदियों के मध्य के पवित्र प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्मवर्त कहा जाता था। मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर। आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। देखिए दोस्तों, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई जो थी वो कौन सी थी? इनमें से मात्र सत्तात्मक परिवार थी, पितृसत्तात्मक परिवार थी, एकल परिवार थी, या संयुक्त परिवार थी? आर्यों के कबीलाई समाज की जो बुनियादी इकाई थी ना, वो ध्यान रखना दोस्तों, पितृसत्तात्मक थी। बोले सर यहाँ बी ऑप्शन होगा क्या? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पंचजन्य कहे जाने वाले कबीलों में निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? अनु व ध्रुव है, यदु, उपरोक्त सभी, या पुरु व तुर्वस? देखिए, इसमें कितने दे रखे? ऋग्वेद में पंचजन्य कहे जाने वाले कबीलों में निम्न में से कौन था? तो ध्यान ये रखना कि एक तो अनु था, एक ध्रुव था, एक पुरु था, एक तुर्वस था और एक यदु था। ये पंचजन्य कहलाते थे दोस्तों। ध्यान रखना, 5 जनों का समूह है ये। यदु, अनु, ध्रुहय, पुरु, तुर्वस। तुर्वस, पुरुह, ध्रुहय, अनु और यदु। ओके, ध्यान रखना, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर। दोस्तों मैं जानता हूँ कि हाँ, आप हर जगह पढ़ लेंगे ऐसे, मैं जानता हूँ। एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे चैनल वाले ऐसे फ़ोटो खींच के लेके आते हैं, है ना। मैं सीधे बोलता हूँ, क्यों लाते हैं? ऐसा लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आलसी होते हैं। तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आई, क्योंकि आपको कभी ऐसे मिले नहीं राजस्थान क्लासेस पर। बाकी जगह आप अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर कैसे पढ़े हम। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बाकी जहाँ पढ़ते हैं ना, वैसे ही आज भी यहाँ पर पढ़ो एक बार। वैदिक काल में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुखिया, पटेल, ग्रामणी, नंबरदार या पटेल? दोस्तों वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोले सर ग्रामणी कहा जाता था। मोस्ट वैल्यूएबल क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखिए, एक बार ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन लाजवाब है। निम्न में से असत्य छांटना आपको, मतलब कि फिलहाल में जो आज की नदी है, जैसे आज वर्तमान की नदी है, और उस समय वैदिक काल में उसका नाम क्या हुआ करता था, ये है ना। तो जैसे रावी अभी है तो इसका परुष्णी नाम था, बिल्कुल था साहब। झेलम का नाम विस्तता था, सतलज का नाम शतुद्री था, व्यास का नाम पता है आपको क्या था? विपासा था दोस्तों। व्यास का नाम विपासा था, ध्यान रखना। व्यास का नाम विपासा था, ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। व्यास का नाम विपासा था, गोमती नहीं था। और गोमती का नाम क्या था पता है आपको? गोमती का खुद का नाम गोमल था। क्या था दोस्तों? गोमल या गोमिल कह लो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जो मैं आपको बता दूँ, बाकी तो क्या बताएं आपको,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद जो होता था धार्मिक आधार पर, आनुवंशिक या चुनाव के आधार पर, या फिर जो है जाति आधार पर। तो दोस्तों देखिए क्या पूछा जा रहा है, उत्तर ऋग्वेदिक काल में राजा का पद होता था। पहले कौन सा काल हुआ दोस्तों, ऋग्वेदिक काल, ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल हुआ, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये दोस्तों जाति आधार पर होने लग गए थे फिर, है ना। कौन से आधार पे, सॉरी आनुवंशिक आधार पे, जातीय नहीं, आनुवंशिक आधार पर उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था, आनुवंशिक। ओके, ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था दोस्तों, पढ़ लिया अपने, आनुवंशिक होगा। ऋग्वेद में कबीलाई परिषद का उद्देश्य, ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है, सभा, विदत, उपरोक्त सभी या समिति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बोले सर डी होगा क्या, सभा भी होगा, विदत भी होगा, समिति भी होगा, सभी का उल्लेख मिलता है हमें। ऋग्वेद परिषदें कौन से क्षेत्र पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद परिषदें कौन से क्षेत्र पर कार्य करती थी, देखिए ज़रा, धार्मिक कार्यों या सैनिक कार्य या वैचारिक कार्य या उक्त सभी कार्य। तो देखिए ऋग्वेदिक परिषदें कौन से क्षेत्र में कार्य करती थी, तो सभी क्षेत्र में, धार्मिक में भी, वैचारिक में भी, सैन्य में भी, ठीक है, ध्यान रखना। ऋग्वेदिक काल में राजा को किस क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में राजा को कौन से क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, भूमि का स्वामी, युद्ध का स्वामी, खनिज का स्वामी या जंगल का। ऋग्वेद काल में राजा को किस क्षेत्र का स्वामी कहा गया, तो आपका युद्ध का स्वामी हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन युद्ध का स्वामी हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद काल में राजा को युद्ध का स्वामी कहा जाता। अच्छा, वहीं बात करें ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। पुरंदर शब्द जो है ना, किस देवता के उपयोग में किया गया है, तो अग्नि नहीं होगा साहब, इंद्र हो जाएगा अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। और इंद्र के साथ साथ वरुण का भी उस समय बहुत ही महत्व था, वरुण का महत्व था। और एक सोम, भगवान सोम का भी बहुत ही महत्व था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किस वंश से संबंधित थे। ऋग्वेद काल में ऋषि वशिष्ठ जो है ना, वो कौन से वंश से संबंधित है, पुरु, भरत, यदु या तुर्वस। दोस्तों वशिष्ठ ये है ना, आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपका और अपन बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदु, ठीक है। वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ यदु वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। ऋषि वशिष्ठ जो थे ये यदु थे, ये ध्यान रखेंगे ना, यदु थे। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ। देखिए ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ, उसी प्रकार ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ। बोले सर 200, और कितनी बार बताइए सर 275 बार। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। चले साहब, बहुत बढ़िया, अपने यहाँ पे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 14 नंबर क्वेश्चन। दशराज्य युद्ध में 10 राजाओं, 5 आर्य तथा 5 आर्यतर को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर बताना है। देखिए विक्रमादित्य था, सूरदास था, सुदास था या विष्णुगुप्त। दशराज्य युद्ध में 10 राजाओं, 5 आर्य और 5 आर्यतर को पराजित करने वाला भरत वंश का जो राजा था वो था सुदास। कौन था दोस्तों, सुदास था। ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। और इसे ये परुष नदी के किनारे होता युद्ध दोस्तों, ठीक है। 10 राजाओं का दशानन युद्ध भी कह सकते हैं और दशराज्य युद्ध भी कह सकते हैं। ओके, ऋग्वेदिक काल में निम्न में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था। देखिए शासकीय पदाधिकारी पुरोहित तो था साहब, मंत्री भी था, सेनानी भी था। बोले सर ग्रामणी नहीं था। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, देखो ज़रा ध्यान से। सेनानी था, पुरोहित था, ग्रामणी भी था। ग्रामणी भी उसी ये मंत्र जैसे मैं आपसे बात करूं, राजा के द्वारा ही चुना जाता था, ठीक है। कुल कितने मतलब रत्न ही हुआ करते थे उस समय, मंत्री नहीं, रत्न ही हुआ करते थे, ठीक है। ये मंत्री नहीं होगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ओके, ये पदाधिकारी नहीं थे। अच्छा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आ गया है आपका अगला कि वैदिक काल में राजा समेत कुल कितने रत्नी होते थे। वैदिक काल में राजा समेत कुल कितने रत्नी होते थे, 10, 11, 12 या 13। तो दोस्तों रत्नी कितने होते थे, 12 होते थे, जिसमें मैंने आपको बताया सेनानी भी साथ में आते हैं, पुरोहित भी साथ में आ जाते हैं और ग्रामणी भी साथ में आ जाएंगे।
ठीक है, तो 12 रत्न ही हुआ करते थे। ध्यान रखो साहब, है नहीं, ठीक है नहीं, हाँ। वैदिक काल में जनता की गतिविधियों की जानकारी रखने वाले गुप्तचर कहलाते थे। वैदिक काल में जनता की गतिविधियों की जानकारी रखने वाले गुप्तचर कहलाते थे। स्पर्श, चरक, विश्वस, चराचर। हाँ, तो दोस्तों स्पष्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोले सर स्पष्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। मतलब गुप्तचर की जानकारी रखते थे, मतलब है ना, मैं आपसे बात करूं जो पत्राचार का कार्य किया करते तो उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? ब्राजपति, कुलप, गोप्ता, सूत। तो देखिए वैदिक काल में परिवार का मुखिया जो कहलाता था ना, वो दोस्तों कुलप को लॉक करें। हाँ सर करेंगे, तो चलो साहब बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी जो है अपन आगे देखते हैं। वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहस्पति, करमार, ईशान, पूर्व। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कहूँगा आपको बताए, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा बृहस्पति। वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को बृहस्पति कहा जाता था। क्या? बृहस्पति कहा जाता था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भैया। अच्छा, वैदिक काल में हो गया नहीं तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी बताओ? सभा, समिति, विदत या विश्व? देखिए दोस्तों, सभा, समिति, विदत या फिर विश्व। तो इसमें अपन ने एक अभी बात की है कि भैया जो इस टाइप का है ना कि ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है, तो उल्लेख तो सभा का भी है, विदत का भी है, समिति का भी है, लेकिन विश्व का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो सभा हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। सभा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा कौन सी थी? तो सभा ही थी। ओके, ऋग्वेद के उत्तरकाल में उत्पन्न वृद्ध एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था कहलाती थी। ऋग्वेद में उत्तरकाल में उत्पन्न वृद्ध एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था जो कहलाती थी, सभा, विदत या समिति या विश्व? सभा, समिति, विदत या विश्व? ऋग्वेद के उत्तरकाल में उत्पन्न वृद्ध तथा सम्भ्रात लोगों की संस्था जो कहलाती थी ना दोस्तों, वो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, सभा कहलाती थी। ओके, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसी प्रकार से एक और अगला क्वेश्चन है, वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण रखने का कार्य किया करती थी, वो क्या हुआ करती थी? सभा नहीं हुआ करती थी। वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था व सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति और पदच्युत करने पर उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी, वो थी समिति। दोस्तों क्या थी? समिति थी। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राजनीतिक संस्था जो है समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? राजनीतिक जो संस्था हुआ करती थी ये समिति हुआ करती थी, और समिति के सभापति को उग्र, ईशान, जीव, ग्रभ या प्रश्न विनाक? तो राइट आंसर जीव, ग्रभ हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन लॉक होगा। केंद्रीय राजनीतिक संस्था, समिति का सभापति, और समिति के क्या क्या कार्य थे वो अपने बात कर लिए। क्वेश्चन तो ऐसे मस्त लेकर आया हूँ, बट वो है कि आप लोग कितना इसको देते हैं इम्पोर्टेंस, वो आपके ऊपर है। उग्र व जीव ग्रभ किससे संबंधित कर्मचारी थे? देखिए जीव ग्रभ तो अपन ने अभी पढ़ लिया कि जीव ग्रभ जो था वो राजनीति संस्था, जैसे हम समिति कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, ये संबंधित जो कर्मचारी थे ना, उग्र और जीव ग्रभ दोनों, ये संबंधित पुलिस से संबंधित कर्मचारी है दोस्तों। किससे संबंधित? पुलिस से संबंधित है उग्र और जीव ग्रभ दोनों को अगर मिलाया जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रशासन होना चाहिए आई थिंक, बट ये दिया कैसे पता नहीं, है ना। तो इस पर मैं आपको वापस एक और क्लास में बता दूंगा। ये मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, देखते हैं क्या होता है इसका। ठीक है, वापस देख लूँगा मैं। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को कहा जाता था, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को कहा जाता था निराकरणक या व्यवस्थापक या प्रश्न विनाक या मध्यमर्षी? न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यायाधीशों को तो मध्यमर्षी कहा जाता था। ठीक है, मध्यमर्षी, ठीक है, मध्यमर्षी कहा जाता था, तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, ऋग्वेदिक कालीन परिवार के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता?
हाँ बिल्कुल सही है ना। परिवार का प्रधान कुलप और गृहपति कहलाता था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था और पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हुआ था, ये भी सही है सब। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, बिल्कुल थी। और परिवार की संपत्ति का मापदंड परिवार की वृद्धता थी, वेरी गुड। तो उपरोक्त सभी कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सारे के सारे सत्य है, असत्य कोई है ही नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला है कि वैदिक काल कुरुवंश का विकास किन दो कुलों से मिलकर हुआ? अनु और द्रुह्य, त्रिस्तु और कण्व, भरत और तुर्वस्व, यदु। दोस्तों कुरुवंश का निर्माण किन दो से हुआ? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग करेंगे डी ऑप्शन कि भरत और पुरु जो है इन दोनों के मिलने से कुरुवंश का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कहाँ पर? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। देखिए वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो राइट आंसर आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। चले साहब बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। ऋग्वेद के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? ऋग्वेद के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है दोस्तों, ये बताना है, जल्दी बताइए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। ऋग्वेद के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होगा आई थिंक। हाँ सर यही होगा, तो ये होगा। तो फिर लॉक करें बी सी ऑप्शन को, मतलब कि 3 नंबर को, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? ऋग्वेद काल के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पढ़ लिया ना आपने, है ना। सी ऑप्शन लो, बी ऑप्शन लो, अरे हाँ सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यही बात करते हैं, ऋग्वेदिक विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे। ये सही है यार, है ना, ये भी सही है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल ये भी सही है। समाज में पुनर्विवाह होते थे, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो मतलब कि आज के टाइम से देखा जाए ना तो भी वहाँ की व्यवस्था जो एक मतलब सामाजिक तरीके से, सामाजिक तौर पे, मानवता की दृष्टि से, है ना, सांस्कृतिक दृष्टि से, आधारभूत तरीके से, मतलब कि एकदम से सुदृढ़ थी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया? पहले दोस्तों बताओ राइट आंसर क्या होगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया? ऐत्रेय, कौशिकी, ब्राह्मण, शतपथ। बोले सर पत्नी को अर्धांगिनी तो जो है ना शतपथ में कहा गया। वाह जी वाह, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये सबसे प्राचीन भी माना जाता है, वैसे सबसे प्रमुख माना जाता है। वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उस समय उसे क्या कहा जाता था? व्रतु, वहातु, दहेज या स्त्रीधन। तो उस समय दोस्तों क्या कहा जाता था पता है आपको? उस समय वहतु कहा जाता था, ठीक है। क्या वहतु? आज के समय में क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। आज के समय में दहेज कहा जाता है, लेकिन उस समय वहतु कहा गया था, ठीक है। वैदिक काल में दीर्घकाल, देखिए वैदिक काल में दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अगन्या, अमाजु, वैवती या अरण्यानी। तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा इसमें? देखिए वैदिक काल में दीर्घकाल तक और आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला, हाँ बिल्कुल, अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था, ठीक है। और अरण्यानी कैसे कहा जाता था पता है आपको? जंगलों की देवी को कहा जाता, जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। मैं शॉर्ट में भी क्या थोड़ी सी दे ही देता हूँ यार, काफ़ी क्वेश्चन तो हो ही गए अपने। आई थिंक 34वां क्वेश्चन है अपना, आई थिंक। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, एक विश्वेश्वरा जो थे ना, ये क्या थे? ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासरा, ये सब जो थे ना ये विदुषी महिलाओं के नाम थे। किसके थे? विदुषी महिलाएं थी ये। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऋग्वेद काल में कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल दी जाती थी। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल था। ऋग्वेद काल में विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। उसी प्रकार से एक बार और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शायद आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऋग्वेदिक समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य लोग, बिल्कुल सही है साहब।
आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। पेय पदार्थों में सोमरस था। वाह 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 जी, वाह वाह जी, बिल्कुल डी यहाँ पे भी सही है। ऋग्वेद लोग गाय को अधन्या मतलब न मारने योग्य मानते थे, गाय की पूजा करते थे साहब। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। सारे के सारे कथन सही है एक बार फिर से। ओके सर, है ना। तो ये तो थे आपके यहाँ पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहा गया है? दोस्तों प्लीज़ सभी भाई बहनें जवाब देंगे। उम्मीद है आप में से जो भी भाई बहनें अंत तक जुड़े रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। और जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, और सभी को प्यार भरा एक बार फिर से धन्यवाद, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों मैं बिना जोश के दे रहा हूँ, और जैसे आप सभी जानते हैं कि एनर्जी लॉस दे रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी भाई ने जो लास्ट जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा, अभी जो क्लास दे रहा हूँ इस टाइम तभी थोड़ी सी नॉर्मल थी इसीलिए दे रहा हूँ। बाकी आगे का तब क्या पता, उम्मीद करता हूँ कि सही हो जाऊँ, अब से आगे से ना आए वापस बुखार। लेकिन थोड़ा तो अंतर रहेगा साहब, शरीर वगैरह दर्द वगैरह था ना। तो चलें साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।